अच्छे कार्य के लिए हो, और बाद में वो जो है मिसाइल मैन बने। पूरे विश्व की मिसाइल हमारे यहाँ से ही प्रक्षेपण की जाती हैं, इतनी बड़े हैं। और अपना एक प्लान तैयारी करें, पूरे सिलेबस को आप बनाए। मैंने इससे इंजीनियरिंग सर्विस को छोड़कर फिर MA से किया। नमस्कार, मैं सुनील श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। एक टॉपिक में आज चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि बच्चे PCS या IAS की तैयारी करते हैं, किन्हीं कारणों से रुक जाते हैं और क्यों नहीं उनका सिलेक्शन हो पाता। सोच के तो घर से बहुत कुछ निकलते हैं कि हम PCS ही बन के घर से घर वापस लौटेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो रुक जाते हैं। क्या कारण रहता है, हमारे साथ बात करने के लिए गोरखपुर के डिप्टी SP सुनील दत्त दुबे जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे, कई चीज़ों पे बात करते हैं कि आखिरकार कारण क्या रहता है। क्या आपने ये सोचा कि मुझे इसी जगह पे पहुंचना चाहिए, PCS की मुझे तैयारी करके और इस पोस्ट पे आना चाहिए? देखिए, वैसे तो मैं इटावा में एक बहुत छोटे से गाँव का रहने वाला था, लेकिन घर का जो माहौल था उसमें घर में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी थे। मेरे पिताजी भी जो है राजस्व विभाग में प्रशासनिक अधिकारी थे। मेरे भाई SDM थे। और मेरे घर में मेरी जो बड़ी बहनों की शादी हुई थी, तो मेरे जो बहनोई लोग थे वो लोग भी जो है PCS अधिकारी थे। घर में इस तरह का माहौल था। तो शुरुआत में मेरी कोई इच्छा नहीं थी और मैंने BSc मैथमेटिक्स से किया था। मेरा सिलेक्शन भी इंजीनियरिंग सर्विस के लिए हो गया था, पर मेरे मन में ये आया कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है। मैंने इससे इंजीनियरिंग सर्विस को छोड़कर फिर MA से किया। कानपुर क्राइस्ट से मैं फिर रिसर्च करने के लिए इलाहाबाद आया, पर मेरा सिलेक्शन MPhil में आगरा यूनिवर्सिटी में हो गया था। मैंने वहाँ से MPhil किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो पूरब की ऑक्सफोर्ड मानी जाती है, उससे मैंने LLB किया। मैंने पुलिस सेवा को चुना ताकि मेरी इच्छा थी कि मैं किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकूं। बचपन से भी मुझे किसी की मदद करना, कभी मेरे गांव में किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती थी, मैं व्यक्तिगत जाता था और वहां जो है उन लोगों को, उनके बच्चों को दूध ले जाता था, पानी ले जाता था, मिस्त्री की व्यवस्था करता था। मुझे लगता था कि जो समाज सेवा है वो ये समाज सेवा नहीं है कि हम भंडारा कर लें, हम कंबल बांटें, अथवा हम किसी की गरीबी दूर करें, उसको पैसा दे दें, उसको पट्टा दे दें। मेरी नज़र में जो मेरी विचारधारा थी उसमें समाज सेवा वो थी जिसमें आप ज़रूरतमंद व्यक्ति के काम आ सकें। अगर कोई बहुत मजबूत आदमी है, बहुत धनवान आदमी है, कई करोड़ों की गाड़ी है, अगर वो अचानक जा रहा है, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो उस समय उसको तत्काल उस व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उसके लिए कोई संसाधन उपलब्ध करा दे। अगर वो भूखे हैं तो उनको खाना उपलब्ध करा दे, अगर मिस्त्री नहीं मिल रहा तो मिस्त्री उपलब्ध करा दे। अगर किसी की गाड़ी कभी कभी गड्ढे में चली जाती थी, कभी कभी डिवाइडर पर चढ़ जाती थी, तो मैं गांव से JCB वगैरह अरेंज करता था और उनकी मदद करता था। ये मेरा शुरू से शौक़ रहा है। अगर एक्सीडेंट में कोई घायल हो जाता था, चाहे वो बाहर का हो अथवा मेरे गांव का हो, सबसे पहले मैं उसको हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी ज़िंदगी बचाता था। तो इस तरह के कार्यों में मुझे रुचि, जो मुझे लगा कि ये पुलिस सेवा में आने पे ही जो है संभव है, और मैंने इस प्लेटफार्म को चुना और उसके बाद में सेवा में भी लोगों की लगातार मदद करता रहा। मैंने जो बच्चे घर से खो जाते थे उनको ढूंढने के लिए एक अभियान चलाया और उसमें मैंने 300 बच्चों को रेस्क्यू किया। मेरी जब मैं CO फरंदा था तो मुझे लगा कि यहाँ वो महाराजगंज में कई बात गलत फहमियों के कारण पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ जाती थी। मैंने उस दरार को पाटने के लिए एक अभियान चलाया। उसमें हम लोग काउंसलिंग करते थे, कई हमने समाज सेवा, कई मीडिया के लोग थे, उनको एकत्रित किया और हम जो बीच में गलत फहमियाँ थी उनको दूर करते थे। और इस तरह से पति पत्नी के रिश्तों को हम लोगों ने जो है वहाँ बहुत ही मजबूत बनाया, सुदृढ़ बनाया। कई लोग जो है जो बरसों से अलग अलग रह रहे थे वो बिछड़े थे। गरीब और पिछड़ा इलाका होने के कारण वहाँ जो है जो लड़कियाँ थीं वो ज़्यादातर किसी बच्चों के साथ चली जाती थी। अपहरण के मुकदमे बहुत थे। बगल में नेपाल था, नेपाल में चले जाने के कारण उनको ढूंढना बहुत मुश्किल था। हम लोगों ने स्कूल में पुलिस के जागरूकता केंद्र चलाए और उसमें उन लोगों को बताया कि 18 साल से बच्चियों के साथ कहीं चला जाना एक अपराध है, और उससे बहुत ज़्यादा रोक लगी। समाज में एक नई आशा गई। अपराध के अलावा जो है मेरी रहती है कि हम कुछ सामाजिक कार्य करें और अपना जीवन जो है हम दूसरे के लिए समर्पित करें, और जो भी ज़रूरतमंद है उसकी हम मदद करें, क्योंकि तत्काल जिसको आपकी ज़रूरत है वही एक सच्ची समाज सेवा है, और मैं वही करता हूँ, वही मेरा ध्येय, वही उद्देश्य है। धन्यवाद। सुनील दत्त दुबे जी का ये कहना है कि अगर हम इस पद पे हैं
तो भी बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं, कई तरह से मदद कर सकते हैं। बस ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्राइम को ही हटा सकते हैं, बहुत तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने ये बताया, तो हम जिस इस पोस्ट पे हैं तो हम एक और चीज़ पे चर्चा करेंगे, स्टूडेंटों को लेके। सर, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका लड़का पीसीएस या सिविल सर्विस क्रैक करे और प्रशासन में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर स्थापित हो सके। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा प्लान ए है, जिसमें हम अपने माँ बाप की इच्छा हम पे थोपी जाती है। हमारा प्लान बी रहता है कि हमारे जब हम कैरियर चुनते हैं तो हम अपनी रुचि का और अपने जो हमारी पसंद होती है, अपने स्किल्स का वो ध्यान नहीं रखते हैं, रिसोर्सेज का ध्यान नहीं रखते हैं। हर लड़का जो है पहुंचता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि हम अगर सिविल सर्विस चुन रहे हैं तो हमारा जो है बैकग्राउंड, जो हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड है वो क्या होगा, हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं। बहुत लोग जो है इसमें रहते हैं कि हम कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो हम सिलेक्शन हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत जगह देश में कुकुरमुत्तों की तरह कोचिंगें हो गई हैं जो केवल लड़कों का समय खराब करती हैं। हम अपनी युवा पीढ़ी जो भी सिविल सर्विस अथवा स्टेट की प्रशासनिक सर्विसों के एग्ज़ाम है उनके संबंध में राय देना चाहते हैं कि वो अपना कैरियर को चुनते समय अपनी रुचि और उनके रिसोर्सेज क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनका स्किल्स क्या है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर लड़का आईएएस नहीं बन सकता है, हर लड़का पीसीएस नहीं बन सकता है, हर लड़के का सिलेक्शन उसमें नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारा पूर्व में एकेडमिक कैरियर क्या रहा है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है। हम जो सिविल सर्विस की तैयारी में नेचुरल थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और अगर हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है और हमारे पूर्व जो हमारा एकेडमिक कैरियर रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, तो हम सिविल सर्विस को, स्टेट सर्विस को चुन सकते हैं। अन्यथा बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं पर हम कैरियर चुनते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और हम ग्लैमर में खो जाते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो कोचिंग वाले प्रसारित करते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, उनके आधार पर जो है हम भ्रमित हो जाते हैं और हम अपनी दिशा भटक जाते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप सिविल सर्विस अथवा स्टेट की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं उनको चुनते हैं तो उनके सिलेबस को एक बार देख लें। सिलेबस को देखने के बाद उसमें जो 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखें और अपना एक प्लान तैयारी करें। पूरे सिलेबस को आप वर्ष में बांट लें, फिर उस सिलेबस को आप महीनों में बांट लें, फिर सिलेबस को हफ्तों में बांट लें, फिर घंटों में बांट लें। आप डेली जो है सिलेबस को तैयार करें और ये ज़रूरी नहीं रहता है कि आप 8 घंटे पढ़ें या 10 घंटे पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आपको तैयार कैसा हुआ है। अगर आपने 2 घंटे पढ़ा और आपका चैप्टर क्लियर है तो मैं समझता हूँ कि आप दूसरे को समझा सकते हैं। अगर आप दूसरे को समझा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मेरा वो चैप्टर तैयार है। बहुत लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि आप 10 घंटे पढ़ें या 8 घंटे पढ़ें या 15 घंटे पढ़ें, पढ़ना महत्व नहीं रखता है कि आपने उससे गेन क्या किया। तो जब आप कैरियर चुनते हैं तो आप ये देख लें कि क्या आपकी स्किल्स जो है वो सिविल सर्विस के लिए है या नहीं। अगर आप बहुत अच्छे कैरियर के हैं, बहुत अच्छा आपका एकेडमिक कैरियर रहा है तो आप अपने रुचि का सब्जेक्ट जो है चुन सकते हैं। बहुत बार लोग ये कहते हैं कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, हिस्ट्री लिया जाए। जब मैं कहता हूँ हिस्ट्री ले दो, कहते हैं बहुत लेंदी है, तिथि याद नहीं होती है। भूगोल है वो बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स है वो रुचिकर नहीं है। तो ये अपनी डिपेंड करता है कि इसमें आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। आपको जो भी सब्जेक्ट रुचिकर होता है, कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप सफल हो सकते हैं, बशर्ते आप इसको प्लान वे में तैयारी करें और कोचिंग आज के चक्कर में ना पड़ें। अपने जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको जो है यूज़ करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय